गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, मैंने पिछली कई वीडियो डाली आपको जिसमें टेंसेस के बारे में बताया, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया, बहुत कुछ ऐसी ऐसी टेक्निकल चीजें बताई हैं जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव तो होगी ही, आपको बोलने में आप सक्षम हो जाएंगे एंड आपकी इंग्लिश फ्लुएंट बन जाएगी। एडवांस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं और ग्रामर में तो मैंने आपको काफी कुछ दिया है। तो अभी एक फ्रेजर्स जो होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपको फ्रेजर्स नहीं आएंगे ना तो आपकी इंग्लिश फिर वीक रहेगी। आपको थोड़ा सा फ्रेजर की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे फ्रेजर होते हैं पर यहाँ पे मैं कुछ चुनिंदा चुनिंदा कुछ लेकर आया हूँ फ्रेजर आपके लिए, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव तो होगी बट ये आपकी डेली रूटीन में भी यूज होती है। पर इसमें एक हमेशा ये बात याद रखना कि फ्रेजर में जो वर्ड्स जो सामने नजर आते हैं वो जब वर्ब के साथ जुड़ जाते हैं तो वो मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जिंदगी में ये सोचते हैं कि जिस तरह से वो मीनिंग बताया गया वही शायद उसका आंसर होगा। नहीं, यहां पे आप धोखा खा सकते हो, क्योंकि फ्रेजर वर्ब हमेशा हमेशा ही उसका मीनिंग उसकी गहराई में होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे है ब्रेक द आइस। यहां कोई आइस और ब्रेक मैंने तोड़ना, बर्फ तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। तो जैसे नेक्स्ट ऑफ कीन, यहाँ की दूसरे की बात नहीं कर रहा कि इसके नेक्स्ट वाली बात है। जैसे रन आउट, कोई भागने की बात नहीं कर रहा हूं। जब ये रन के साथ आउट लग गया है, इसे बोलते हैं फ्रेजर वर्ब। वर्ब के साथ जब जुड़ जाता है तो ये फ्रेजर वर्ब बन जाते हैं। ये अपने मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। तो आइए, आज का लेक्चर इसी पे है। चंद हैं, थोड़े से हैं, आप सीखोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आप अपने डेली रूटीन में ये वर्ड्स लगाया करो और आप देखना बड़ी ही परफेक्ट इंग्लिश बनाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग क्लासेस में। तो प्लीज वॉच माय चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और जो देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, भैया हाथ जोड़ के आपसे बेनती है सब्सक्राइब कीजिए। और जो नए हैं वो तो जरूर करें, तो साथ में आइकॉन बेल को जरूर हिट करना जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, पहले पहुंचे, आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो देख सको। और आप मुझे अपने कमेंट्स में अपनी राय बताइए जिससे मैं और इम्प्रूवमेंट करूं, या आप अपने मर्जी के टॉपिक चुने मुझे बताइए, मैं उस पर आपको एक अच्छी वीडियो बना के दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेजर वर्ब। फ्रेजर वर्ब में सबसे पहले तो है ऑल इन ऑल। अब ऑल होता है सब कुछ, इन ऑल। तो अगर आप ऑल इन ऑल कहीं देखते हो, सुनते हो, आपने सुना भी होगा बड़ी जगह, ही इज ऑल इन ऑल, ही इज ऑल इन ऑन हिज ऑफिस। तो इसका मतलब होता है कि वही करता धरता है, मतलब उसके अलावा किसी की नहीं चलती उस डिपार्टमेंट में, उस घर में, उस ऑफिस में, या उस समुदाय में, उस जिले में, जहां भी ये वो बात हो। तो इसका मतलब ये हुआ ऑल इन ऑल। अगर ये इकट्ठा आपको कहीं सुनाई देगा तो इसका मतलब है कि करता धरता, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैंने उदाहरण पे लिखा हुआ है, मिस्टर आर बंसल इज ऑल इन हिज फैमिली, कि मिस्टर आर बंसल अपनी फैमिली में वही करता धरता है। वो जो कह दें वही डिसीजन, कुछ पैसे के अरेंजमेंट करना वही करें, कोई लेन देन करना वही करें, कुछ बाजार से लाना है वही करेंगे, वही करता धरता है। आप इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, किसी के बारे में कह सकते हैं, किसी का नाम लगा दो, अगर नाम नहीं लगाना तो ही इज ऑल इन ऑल ऑन हिज इन हिज ऑफिस, ही इज ऑल इन हिज ग्रुप। तो इस तरह से आप कह सकते हो, वही करता धरता, वही सब कुछ करता है। ठीक है, तो आगे चले। आगे है एज फार एज। अब जहां ये फार है, फार का मतलब होता है दूर, दूर, पर ये एज और फिर आगे एज है, बीच में फार आया, तो यहां पे मीनिंग चेंज कर देता है। तो एज फार एज का मतलब होता है जहां तक मुझे लगता है। जैसे मैं अपना एक राय व्यक्त करता हूं, किसी ने मुझे पूछा, सर बताइए जरा ये बंदे को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, ये बंदा हमने पकड़ा है तो इस पे इल्जाम लगा है, तो वो आपका नाम ले रहा है। तो मैंने देखा उसकी तरफ, मैंने बोला हाँ यार, जहां तक मैं जानता हूं ना, ये बंदा तो ईमानदार है,
इसे शायद गलती से पकड़ लिया, सही बोल रहा है। तो मैंने अपना जो विचार रखा, जो मैंने राय रखी, तो जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे लगता है, मतलब इस तरह का अगर आपको बोलना है कि जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक ये सच है, जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं, अब इस तरह से बोलते हो ना, तो वहां एज फार एज लगाओ। तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, इज ए ऑनेस्ट, ईमानदार है, इस पे बेईमानी का इल्जाम लगा रखे, ये ईमानदार है, या अब ये भी कह सकते हैं ही इज ए इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब ऐसा होता है मासूम, ही इज इनोसेंट। बट अगर किसी पे इल्जाम लग जाए तो वो अभियुक्त बन जाता है, तो अपराधी बन जाता है। अगर वो अपराधी नहीं है, उस पर झूठा इल्जाम लगा है, तो वो अपराधी नहीं है, तो वहां पे भी उसको इनोसेंट कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे भी उसको बोलेंगे कि ये मासूम है। मासूम का मतलब वो अपराधी नहीं है, जिस जुर्म के लिए उसको कटघरे पे खड़ा किया गया है या उस पर क्वेश्चनरी की जा रही है, वो निर्दोष है। निर्दोष में भी वो इनोसेंट लगा सकते हैं। भोला भाला चेहरा हो ना किसी का, उसको भी लगा सकते हैं इनोसेंट। दूसरा है गुड फॉर्चून, ये एन है, फॉर्चून। गुड फॉर्चून का मतलब है अच्छी किस्मत, ये सौभाग्य जिसे कह सकते हैं, सौभाग्य या मेरी खुशकिस्मती, खुशकिस्मती भी कहते हैं। तो इफ आई विल हेल्प यू, इट्स माई गुड फॉर्चून। अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो इसमें मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा, या ये मेरी खुशकिस्मती बोलो, या ये मेरे सौभाग्य वाली बात होगी कि मैं आपकी मदद कर सकूंगा, या मैं आपकी मदद करूंगा, या मैं आपकी मदद कर पाया, ये मेरी खुशकिस्मती। आपने देखा होगा आजकल तो बहुत सारे लोग किसी के साथ भाईचारे में नहीं रहते, अपना अपना सोचते हैं। पड़ोस वाले को भी नहीं पता होता कि साथ में क्या हुआ है, कितने बच्चे उनके। तो जो हमारा टाइम था, तो पूरा मोहल्ला के पूरे गांव जहां रहते थे सबको पता होता था कि दूसरे के बारे में। इवन किसी की शादी होती थी ना, खासकर लड़कियों की, तो काम बांट देते थे हम लड़कों को, भाई तूने ये करना है, तूने टेंड कर देंगे अंकल, और बताओ। मतलब अगर उस मोहल्ले में, उस गांव में लड़की की शादी है, अगर मेरे दोस्त की बहन की शादी है, तो हम सबकी बहन, वो हम सबका जीजा, जवाई, मतलब गांव का जवाई, उस इलाके का जवाई, इतनी रिस्पेक्ट, इतना अपनापन। तो हम लोग कहते थे अरे अंकल आप छोड़िए, ये हमारा सौभाग्य है, खुशकिस्मती है कि हम किसी बहू बेटी की शादी में काम करने के लायक हैं, समझा आपने, हम आपके काम कर रहे हैं, अब बोझ नहीं है। अब तो यहाँ पे किसी को इनविटेशन कार्ड देना हो तो वो सिर्फ टाइम पे खाने पे आते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं कि इस आदमी की हम हेल्प करने के लिए भी जाएं या इतने पूछ लें। तो अगर आप किसी की हेल्प करते हो और वो बोझ नहीं समझते, उसको खुशकिस्मती समझो, गुड फॉर्चून। तो इफ आई विल हेल्प यू, अगर मैं आपकी हेल्प करूंगा तो इट्स माई गुड फॉर्चून, ये मेरी खुशकिस्मती होगी, राइट। तो नेक्स्ट वन है रन आउट। यहां पे रन आउट है, अगर अकेला रन है तो वो दौड़ना होता है, मैं दौड़ता हूं, आई रन, ठीक है। पर यहां पे वो नहीं है, इसके साथ आउट लग गया। जब भी रन के साथ आउट लग जाएगा तो ये बन जाएगा किसी चीज की कमी होना, या कोई चीज खत्म हो रही है। कमी तभी होगी ना जब उसमें खत्म हो रही है। तो कोई चीज खत्म हो रही है, या कम हो रही है, या कम हो चुकी है, या कम हो जाएगी, तो वहां रन आउट आएगा। क्लियर। तो उदाहरण के तौर पे शुगर इज रनिंग आउट। मेरे मम्मा ने किचन से आवाज मारी, अरे भाई चीनी खत्म हो रही है, बाजार से जाके ले आओ। शुगर इज रनिंग आउट, गो टू द शॉप एंड बाय इट। ओके। अगर खत्म हो चुकी है, अभी तो खत्म हो रही है, मतलब अभी है उसपे, और लगता है कि एक दो दिन में खत्म हो जाएगी, अब हो रही है। अगर हो चुकी है तो यहां पे हैज लग जाएगा। रन की थर्ड फॉर्म भी रन होती है, रन रैन रन। शुगर हैज रन आउट, शुगर खत्म हो गई, खत्म हो जाएगी, शुगर विल रन आउट। क्लियर। तो इस तरह से आप किसी चीज के बारे में बोल सकते, अरे मेरे ना पॉकेट मनी खत्म हो रही है यार, थोड़े दे दे यार, माई पॉकेट मनी इज रनिंग आउट। क्लियर। तो आगे है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड का मतलब वैसे पता था सख्त, तो फास्ट का मतलब होता पक्का, मजबूत।
अगर ये दोनों मिलके आते हैं, इसका मतलब होता है कोई सख्त कानून नियम के बारे में बता रहा है। कई जगह आपने देखा होगा, जैसे आर्मी में डिसिप्लिन बहुत है, वहां के कानून बहुत हार्ड एंड फास्ट होते हैं, सख्त, जो बोल दिया वही करना पड़ेगा। एक्सक्यूजेस की कोई जगह नहीं होती। एक्सक्यूज मतलब बहाने, बहानों की कोई वहां पे जगह नहीं होती। तो ऐसी जगह पे काम करना कई लोगों के लिए टफ होता है। तो कहते हैं यार मैं तो वहां से छोड़ आया काम, क्यों मैंने क्विट कर दी जॉब, बिकॉज देयर रूल एंड रेगुलेशंस आर वेरी हार्ड एंड फास्ट। वहां के जो रूल रेगुलेशन है, नियम बहुत सख्त है, या उनके सिनेरियो ऐसा है कंपनी का, वेरी हार्ड एंड फास्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर इज नो, मतलब वहां पे, यहाँ पे कोई भी इतना सख्त नियम नहीं है, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको हैंडल कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट वन है वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है कि साल में एक बार। अब बोलोगे सर साल में एक बार, इसको हम उर्दू में कहते हैं, उर्दू में इसको बोलते हैं ईद का चांद होना। जो आदमी कभी कभी साल में एक दो बार मिलता हो, वैसे भी ईद साल में एक बार आती है, चांद वाली, जब चांद निकलता है ना, कहते ईद का चांद नजर आया, तो साल में एक बार नजर आता है, तो साल में एक बार। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो साल में एक बार ही मिलते हैं, या साल में एक बार ही कभी मैसेज करते हैं आपको, साल में एक बार ही आपका हाल पूछते हैं। तो ऐसे बंदों को वंस इन ब्लू मून कह के लास्ट में जाके पहले सेंटेंस बनाओ। कैसे? माई फ्रेंड मीट्स मी वंस इन ब्लू मून। मेरा जो मित्र है, मेरा जो दोस्त है, वो मुझे साल में बस एक बार ही मिलता है, वो भी किसी की शादीशुदी हो। या माई फ्रेंड सेंड मी विशेस वंस इन ब्लू मून। साल में एक बार विश करता है कभी, या मैसेज करता है मुझे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने मम्मी पापा को साल में एक दो बार मिलने जाते हैं, जैसे बाहर रहते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, तो समवन मीट्स देयर पेरेंट्स वंस इन ब्लू मून। नेक्स्ट है गिव अप, छोड़ देना। अब गिव का मतलब होता है देना, तो अप लग गया ना, अभी इसका मतलब छोड़ देना। कोई चीज, जैसे कोई बुरी आदत छोड़ दी, वहां पे आप लगा सकते हो। जैसे आई गेव अप स्मोकिंग, अब मैंने यहां पे सेकंड फॉर्म लगा दी, गिव की गिव, इसका मतलब मैं छोड़ दी हुई है, उसके बाद बता रहा हूं। तो आई गेव अप स्मोकिंग, तो मैंने स्मोकिंग में धूम्रपान छोड़ दिया हुआ है। अगर मैं अभी छोड़ रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं और छोड़ रहा हूं कुछ दिनों में, तो कैसे बनेगा? गिव का गिव ही रहने दो, आईएनजी लग जाएगी। आई एम गिविंग अप स्मोकिंग, मैं धूम्रपान छोड़ रहा हूं। अरे नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर छोड़ूंगा। आई विल गिव अप स्मोकिंग, मैं छोड़ दूंगा, अभी नहीं। तो इसी तरह से कोई जो वादा करता है ना, मैं छोड़ दूंगा, तो विल लगा के गिव अप कर दे। अगर अभी कर रहा हो तो आईएनजी के साथ इज़ामा लगा दे। अगर वो ने छोड़ दी है तो सेकंड फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट है गुड फॉर नथिंग। आपको ये गुड सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा, यार गुड मैंने को बढ़िया बात कर रहा है, नथिंग मैंने पता नहीं क्या बात कर रहा है, गुड तो बढ़िया होगा, इंग्लिश में ही बढ़िया है, बस इसका मीनिंग हिंदी में निकम्मा। जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का नहीं है उसे बोलते हैं निकम्मा। तो इंग्लिश फिर भी रिस्पेक्ट देती है, बेचारी रिस्पेक्ट करके बेइज्जती करती है, कहते भाई ये तो किसी काम का नहीं है, वो गुड फॉर नथिंग कहते हैं। तो ही इज गुड फॉर नथिंग, ये किसी काम का नहीं है, ये निकम्मा है। या माई ब्रदर इज गुड फॉर नथिंग, आप ये भी कह सकते। या अगर आप किसी को जानते हो, या यू नो माई कजन ब्रदर, हाँ वो वाला जो वहां रहते थे, हाँ वो आए थे ना गर्मी में, किसी काम का नहीं है यार, कोई काम बोलो कुछ नहीं करता, तो माई कजन इज गुड फॉर नथिंग। अगले को सुनने को लगता है यार वाह, कुछ मेरे बारे अच्छा ही बोल रहा है, तो अच्छा ही है। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स को आप ये लगता है लाभ हानि, वैसे लाभ हानि नहीं है, इसका मतलब होता है कुछ चीजें अच्छाई भी होती हैं और बुराई भी होती हैं। जैसे हम इसका सिनोनिम वर्ड भी ले सकते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज मतलब जो किसी में लाभ होता है, किसी में चीजें फायदेमंद है, तो डिसएडवांटेज इसमें कई घाटे हैं, इसमें नुकसान है, वही प्रॉस एंड कॉन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसका सिनोनिम वर्ड और भी है मेरिट एंड डीमेरिट। बहुत सारे बच्चों को आइल्स टेस्ट में, आइल्स टेस्ट राइटिंग पार्ट 2 में आता है
उसमें हमेशा बताते हैं कि एक टॉपिक है, उसके पॉन्स एंड कॉन्स के बारे लिखो। मतलब वीडियो गेम्स, सेल फोन, वॉच मूवीज, वॉच टेलीविजन, इसके प्रॉस एंड कॉन्स, मेरिट एंड डीमेरिट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बताइए। नेचुरली हर चीज के अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां होती हैं। जैसे मान लो अगर मैं मोबाइल मेरे पास है तो उसकी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, एडवांटेज है, मेरिट है एंड प्रॉस है। क्या मुझे घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जल्दी से कॉल कर सकता हूँ जहां मर्जी, मुझे लैंडलाइन में फोन देखना पड़ता, मैं किसी को अपनी पिक फोटो खींचूं या कोई जरूरी भी आया हुआ है पिक्स, में उसको फटाफट उसको सेंड कर सकता हूँ, वीडियोग्राफ करके कर सकता हूँ, रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें। तो कॉन्स क्या है, डीमेरिट क्या है, डिसएडवांटेज, आपकी आई साइड वीक होती है ज्यादा यूज करने से, आपकी मेंटल एबिलिटी, मेमोरीज पे ये इफेक्ट करता है, और आपको हमेशा आदत पड़ जाती है कि यार इसका ये मैसेज पढ़ लूं, कोई मैसेज तो नहीं आया किसी का, बार बार चेक करने की आदत पड़ जाती है। ऐसे बहुत सारे इसके घाटे भी हैं। तो वहां पे प्रॉस एंड कॉन्स आएगा। तो उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पे, वी अप द प्रॉस एंड कॉन्स। वे अप का मतलब होता है बराबर करना। हमें लाभ और जो घाटे हैं और फायदे हैं उनको बराबर रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है पुटअप। अब यहाँ पे पुटअप का मतलब है, ऐसे पुट में होता है कोई चीज को पकड़ना या रखना हो ना, तो रख देना वहां पे पुट। तो यहाँ पे अप लग गया, पुटअप का मतलब होता है रहना। अब आप बोलोगे सर रहना कैसे हो सकता है? रहने के मतलब होता है लिव। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन पंजाब, है ना। तो लिव, तो ये पुटअप कैसे होता है? हाँ, जहां पे आपका एड्रेस है वहां तो लिव ही आएगा। अब ये वाला लिव की जगह जो रहना है वो आता है। जैसे कल कहां रह गए थे भाई, कल सारा दिन आपका वेट किया, तो रह गए थे, कहां रह गए थे? वो कहां रहते हो आजकल सारा दिन? मिलते ही नहीं हो, कोई जवाब नहीं है, कोई मैसेज का आंसर नहीं है। इवन वो डिलीवर्ड हो जाता है, उसमें जो ब्लू टिक हो जाती है ना देखने के बाद, वो भी नहीं हो रही होती है ना, तो मेरे मैसेज देखते हो, कहां रहते हो, कहां रह गया था। इस तरह के सेंस में अगर आपने रहने वाली बात करनी है तो वहां पे आता है पुट अप। क्लियर? लिव वाला नहीं, वो पक्का एड्रेस नहीं। तो यहां पे उदाहरण पे, वेयर डिड यू पुट अप लास्ट नाइट। डिड पास्ट की बात कर रहा हूं, कल रात कहां रह गए थे भैया? सारा दिन सारी रात वेट करते रहे, खाना भी नहीं खाया हम लोगों ने, वेट कर करके खाया ना, हम लोग फोन उठा रहे थे, कहां रह गए थे कल रात? क्लियर हुआ? तो आगे चलते हैं। ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट होता है सामने लाना। अब ये नहीं कि मैं ये यहां से कोई चीज पकड़ के आपके सामने लाता हूं, या मैं ये डस्टर आपके सामने लेकर आया हूं, नहीं, ये चौक जो आपके सामने ला रहा हूं, ये सामने नहीं है। यहां पे ब्राइट टू लाइट का मतलब होता है, यहां लाइट का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश डालना। मतलब जहां पे कुछ चीजें, एविडेंस छुपाए गए होते हैं, उनको दबाया जाता है, उन चीजों को उजागर करना, उस पर प्रकाश डाला, उसको सामने लेके आते हैं। जैसे खुलासे होते हैं, कुछ स्कैम्स होते हैं जो दबे रह जाते हैं, कुछ सालों बाद वो सामने आ जाते हैं। उस सेंस में आप उस सेंस में ब्रिंग टू लाइट का इस्तेमाल करें कि सामने लाना। जैसे दीज फैक्ट हैव ओनली जस्ट बीन ब्रॉट टू लाइट। ये जो फैक्ट है ये उनको सामने लाया गया है। ठीक है। अब जो भी कोई फैक्ट होंगे जो छुपाए गए होंगे या उनको हिडन कर दिया होगा, इवन हो सकता है किसी ने डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की होगी तो अपने आप को बचाने के लिए, तो कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद वो सामने लाए गए हैं। ये था। तो इट मीन्स हमें से ये पता चल जाता है कि यार कोई चीज जो छुपाने की कोशिश की गई है तो वो उसको सामने अगर दोबारा लाते हैं तो वो आएगा ब्रिंग टू लाइट। यहां पे है ब्रेक द आइस। इसके दो मीनिंग होते हैं, आज मैं एक कराऊंगा, चुप्पी तोड़ना।
ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। जैसे कुछ लोग ऐसे बंदे होते हैं जो जल्दी अपना बयान नहीं देते हैं, कुछ भी हो जाए वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बात को गोलमोल कर देता है। तो उनसे जितना मुझे पूछा जाए, अगर कहीं घोटाला हो जाता है कभी तो नहीं बोलते हैं, या कुछ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को, सीईओ को पकड़ लेते हैं, आपकी कंपनी के शेयर मार्केट में घोटाला निकला इतने करोड़ का, ये हुआ हुआ, वो कुछ नहीं बोलते, नो कमेंट्स करके चले जाते हैं। या किसी सेलिब्रिटी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, वो देखते हैं कि सुबह तक तो ठीक था, आज का सिर फटा हुआ है, आज हॉस्पिटल में है, तो जाके पूछते हैं, पुलिस से पूछते हैं भाई ये कैसे हो गया, ये इन पे हमला हुआ है या क्या हुआ है। तो वो क्या करते हैं, पुलिस भी चुप्पी साध लेती, कहते हमें पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शायद वो घर में गिर गए हैं, ये एक्सीडेंट नहीं था। तो उनसे पूछने को नो कमेंट्स। तो वो उस बात पे अपने राय व्यक्त नहीं करते। बट कुछ लोग कुछ देर बाद वो चुप्पी तोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। फिर वो बताते हैं कि भैया मेरे साथ हुआ था ऐसा गलत, और मैं ये चीजें मेरे साथ हुई, मैं इसलिए चुप रहा कि मेरे पे दबाव डाला गया था, मेरे ऊपर पुलिस का प्रेशर डाला हुआ था, मुझे पॉलिटिकल प्रेशर डाला हुआ था। इस तरह की बहुत सारी बातें मेंशन हो सकती हैं। या मुझे उस चीज से निकलने के लिए टाइम लग रहा था, मैं अपने उस फ्रेंड को, साथी को जिसने मुझे हमला, उसको मैं मौका दे रहा था कि शायद वो सुधर जाए, पर अब नहीं सुधरा। तो आखिर में आकर मैंने ये चुप्पी तोड़ रहा हूं कि ये ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो उस सेंस में आता है ब्रेक द आइस। जैसे डायरेक्टर ऑफ चिट फंड ब्रोक द आइस आफ्टर 2 मंथ, कि चिट फंड के जो डायरेक्टर ने 2 महीने बाद चुप्पी तोड़ी। इस घोटाले में क्या कारण थे, किस वजह से घोटाला हुआ, और कौन कौन इसमें सम्मिलित थे, इनके बीच में इन्वॉल्व थे, तो वहां पे उन्होंने ये चुप्पी तोड़ी। तो यहां ये मत समझना कि ब्रेक मैंने तो तोड़ दिया हुआ तो आइस मैंने बर्फ। तो यहां पे ये चीजें ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि फ्रेजल वर्ब में हमेशा वर्ब के साथ कुछ ऐसा जुड़ जाता है कि वो उसके सेंस ही चेंज कर देता है। क्लियर? तो नेक्स्ट है बाय हुक एंड बाय क्रुक। ये तो आपने सुना होगा बड़ी बार, आई वॉन द मैच बाय हुक एंड बाय क्रुक। इसका मतलब होता है कि कुछ लोग जीतने के लिए या अपनी बाजी को वहां से जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं, अनफेयर भी हो सकते हैं। मतलब अगर उनको कानून भी तोड़ना पड़े तो वो कानून भी तोड़ सकते हैं, अगर उनको कोई जजमेंट को खरीदना पड़े वो भी खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार नहीं माननी है, हार मंजूर नहीं है, जीतना ही जीतना है। ऐसे लोगों के लिए होता बाय हुक एंड बाय क्रुक। एक हिंदी में कहावत भी है कि प्यार और जंग में सब जायज है। तो प्यार और जंग में जब कभी जिद्दबाजी आ जाती है ना, जंग में भी और प्यार में भी, तो फिर वो कहते हैं कि देखी जाएगी, अब जो होता है देखी जाएगी, अब हमने जीत के दिखाना है, चाहे हम जैसे मर्जी करें, चाहे मुझे इसके लिए अनफेयर होना पड़े, कानून उल्लंघन करना पड़े, या मुझे इंसानियत के स्तर से नीचे भी गिरना पड़े, तब भी मैं करूंगा, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो बाय हुक एंड क्रुक उस सेंस में लगता है, आप समझ रहे मेरी बात, उस सेंस में लगता है, उस सेंस को बोलते हैं बाय हुक एंड क्रुक। ही ऑलवेज मेक्स प्रॉफिट बाय हुक एंड क्रुक। वो हमेशा अपना प्रॉफिट बनाता था या निकालता था बाय हुक एंड क्रुक। तो चाहे किसी को चीट करे, धोखा दे, या जिस जिस चीज से उसे फायदा हो रहा था उस चीज से हो सकता है कि कुछ लोगों को नुकसान पहुंच रहा हो, शारीरिक या पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा हो। जैसे आपने देखा होगा, हम हमारे इंडिया में जब भी इंडस्ट्री की बात आती है कि हमने इंडस्ट्री में बहुत तरक्की की है, यहां पे अब हमेशा याद रखना, यूरोप कंट्री में कुछ भी टेक्नोलॉजी के लिए जब वो काम करते हैं, जब उसको एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, 2 चीजों का ध्यान बड़ा रखते हैं। पहला कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, जो ये इंडस्ट्री लग रही है इसके जो केमिकल्स होंगे या जो भी इसका जो रॉ मटेरियल होगा उससे
पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, प्लस प्राणियों को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, इंसानों को, जानवरों को, पंछियों को, उनकी जानें तो नहीं जाएंगी। अगर तो ऐसा है तो वो उस इंडस्ट्री को नहीं लगने देते, वो एनओसी नहीं देते। पर हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री लग जाती हैं जो इन्वायरमेंट को भी खत्म करती हैं और लोगों को भी। अभी एक रिसेंटली एक वेब सीरीज आ रही थी भोपाल रेलवे के ऊपर। वो भोपाल जो गैस कांड हुआ था 1983 और 4 में हुआ था शायद, तो उसमें एक दिन में 10,000 लोग मारे गए। वो सिटी पे ही था जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लीक हो चुकी थी। तो इस तरह के इंडस्ट्री से कुछ लोगों को तो फायदा हो गया, उन्होंने अपना प्रॉफिट कमा लिया, और उन्होंने पता नहीं उन्होंने क्या किया, किसको रिश्वत देके ये सारी एनओसी ले ली, या जैसे भी जो भी व्हाटएवर हुआ होगा, या होता भी है कई जगहों पे। तो वो सिर्फ उनका फोकस अपने प्रॉफिट पे होता है। तो ऐसे लोगों को बनता है बाय हुक एंड क्रुक। क्लियर? तो आगे है इन गुड फेथ। इन गुड फेथ का मतलब होता है उसके विश्वास पर, उसके अच्छे व्यवहार पर। इन गुड फेथ को आप एक छोटा वर्ड है उसको भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल मतलब हमें पता है कि इस आदमी को अगर मैं उधार दूंगा तो ये पैसे लेके नहीं भागेगा, बहुत ईमानदारी दे देगा। आज अगर इसका वक्त खराब चल रहा है, अगर इसके पास पैसा नहीं है फिर भी दे देगा ये। थोड़े दिनों मैं भी मतलब कि इसके ऊपर मैं विश्वास करूंगा, थोड़ा मैं सब्र कर लूंगा और ये दे देगा। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इन गुड फेथ, उसके अच्छे विश्वास पे। कंपनी डिलीवर्ड द आइटम्स ऑन क्रेडिट एंड हिज गुड फेथ। जिस कंपनी से माल मंगा रहा था वो कंपनी कभी भी उधार पे माल नहीं बेचती थी। मैं तो हैरान हो गया देख के, यार कंपनी ने डिलीवर्ड कर दिया, डिलीवर्ड है ना, कर दिया हुआ था, मतलब उन्होंने भेज दिया था उसकी आइटमों को, जो भी उसने सामान, आइटम मैंने जो भी उसमें सामान था, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे, कि बिना पैसा चुकाया हुआ उधार पे उन्होंने उसके पास उन्होंने माल भेज दिया, डिलीवर कर दिया। क्यों किया? इन हिज गुड फेथ, उसके अपने अच्छे विश्वास, उसने अच्छा विश्वास बनाया होगा तो उस विश्वास के तहत उन्होंने माल भेज दिया। या ये भी कह सकता हूं आई गेव हिम 50,000, ठीक है, इन हिज गुड फेथ, मैंने उसके अच्छे विश्वास पे ही मैंने उसको 50,000 रुपये दिया। तो इस तरह से आप कह सकते हो। तो नेक्स्ट वन है नेक्स्ट ऑफ कीन। अब नेक्स्ट मतलब अगला नहीं है, इससे नेक्स्ट का मतलब है कि आपके सगे संबंधी। कीथ एंड कीन भी होता है, कीथ एंड कीन। आपने शादी के कार्ड देखे होंगे, वहां पे लिखा था नियर एंड डियर्स, जो आपके प्रिय हैं। तो किसी ने लिखा होता है जैसे दादा की साइड से और नाना के फैमिली मेंबर की तरफ से। तो किसी ने आजकल जो नई इंग्लिश जानने वाले वो लिखते हैं कीथ एंड किन्स, मतलब आपके अपने क्लोज रिश्तेदार जिनको आप प्यार करते हो। तो यहां पे उसी चीज को लेके बोला गया है नेक्स्ट ऑफ कीन, क्लोज रिलेशन। तो द फॉर्म मस्ट बी साइन बाय नेक्स्ट टू कीन। फॉर्म पे जरूरी है, मस्ट माने जरूरी है अपने क्लोज रिलेशनों के साइन का होना, तो इसलिए यहां पे लगा। नेक्स्ट टू कीन का मतलब यही होता है कि आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं जो जिसके साथ रिलेशन है, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन में है, चाहे आपके दूर में हो, तो उनके साथ आप ये लगा सकते हैं। आई थिंक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 15 फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके लिए। और आई थिंक मुझे ये लगता है कि आपने काफी कुछ अच्छा सीखा होगा इसमें, और आप इसको डेली रूटीन में यूज किया करो। जैसे ब्रेक द आइस, प्रॉस एंड कॉन्स, ये तो यूज ही होता था। ब्राइटन, ब्रिंग टू लाइट, एज फार एज, गुड फॉर्चून, रन आउट, ये तो आपके रोज की जिंदगी में शामिल होने वाले वर्ड्स हैं। इस तरह के वर्ड्स आप याद करोगे और प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। दूसरा आदमी इंप्रेस होता है, यार बड़ा परफेक्ट इंग्लिश बोलता है। तो मैं इसी आशा के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे फिर निवेदन करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड मुझे थोड़ा कमेंट्स कर दिया करो सर
तो जिससे मुझे पता लग जाए कि मेरी वीडियो अच्छी बन रही है कि नहीं, कैसे तो नहीं बना रहा हूँ मैं। अगर मेरे में कोई कमियां हैं तो बताइए। अगर आपको लगता है वीडियो लेंथी है तो मैं इसको और शॉर्ट कर दूंगा। मैं चाह रहा था, क्योंकि पहले मैंने वीडियो थोड़ी छोटी छोटी रखी थी, मैं चाह रहा था अब थोड़ी डिटेल में आपको अच्छी तरह काउंसलिंग करके बताऊं, जिससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। यार सीधा सीधा नहीं सर बता के चला गया, ये लिखा है, ये पढ़ के पढ़ा दिया, ये लिखा तो ये पढ़ के पढ़ा दिया, ये तो हमें भी आता था। ऐसे पढ़ के पढ़ाना तो सबको आता है, उसकी डिटेलिंग में जाना, उसकी डेप्थ में जाके बताना ये जरूरी होता है, जिससे अपने स्टूडेंट्स, अपने व्यूअर्स को ये पता लगे यार वाकई सर ने हमारे दिमाग में डाल दिया। ये चीजें तो हमें थोड़ा थोड़ा पता था, पढ़ के भी पता लग जाता है, पर कोई समझाए तो। पढ़ना और समझने में यही फर्क है, और समझाना। ठीक है, और इसी आशा के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ आप सबसे। शब्बा खैर, इजाजत है, सत श्री अकाल, आदाब।